अपने सब लोगन के नमस्कार। हमर नाम अछि नवीन चौधरी और भोरे का समय छे। अपने सब जलखै कइये नेने हैब तो आप जे जलखै के साथ बात शुरू हो बातें हमरा सबके भोर होइ छै जलखै से भोजन से। और आज जे हम सब विषय पर चर्चा करे रहे छी से मिथिला के भोजन के बात छै। और हमरा साथ जे विशेष अतिथि छथि हुनका कोनो परिचय दै के आवश्यकता नहीं छै। पुष्पेश पंत सर के हम छोट रही तखन हम दूरदर्शन पर देखैत रहियन और ओकर बाद जे छै से कॉलेज में गेलहुँ, ओकर बाद सर के बारे में सुनैत रहलहुँ, पढ़ैत रहलहुँ और सर से भेंट करे के बहुत मौका हमरा भेटल। चूँकि सर मूल रूप से मैथिल भाषी नहीं छथिन, अहाँ सब जनै छियै, ताहि दुआरे हम हिंदी में सर से सबटा बातचीत करब। लेकिन अपने सबका एक बार हम चाहे छलहुँ जे स्वागत मैथिली में किया जाए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं चाहता था कि हमारे जो दर्शक हैं, चूंकि मधुबनी और मिथिला क्षेत्र से हैं, तो शुरुआत में इंट्रोडक्शन मिथिला से ही करना चाहता था। और आपके बारे में सब जानते हैं सर, आप हिस्टोरियन हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपने पढ़ाया है, फूड हिस्टोरियन। मैं तो आपको फूड की वजह से जब आपको कई बार सुनता हूँ, तो कल भी मैं आपका एक सेशन सुन रहा था और सुनते हुए मेरे मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई थी कि किस तरीके से आप खाने को जिस तरीके से बताते हैं। राजस्थानी भोजन के बारे में आप बात कर रहे थे, आपने उसके बाद मेकिंग ऑफ नेशन फूड उसकी बात की थी। तो सर मैं पहली चीज जो आपके साथ शुरू करना चाह रहा हूँ वो मेकिंग ऑफ नेशन वाला था, वहीं से मैंने एक पॉइंट पिक किया था। देश में जो भोजन का हमारा जो चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस जो है इन्वेजन या कल्चर का मिक्सचर जहां हुआ, उससे बहुत परिवर्तन आता रहा। मिथिला के अंदर जो मैंने नोटिस किया कि मिथिला प्रायः अलग थलग रहा है, उसमें बहुत ज्यादा ये चीजें नजर नहीं आई। तो मेरा ये मानना है कि मूल रूप से मिथिला का जो भोजन है वो मूल रूप से वही रहा है, उसमें बहुत चेंज नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और हमारे यहाँ पान मखान माछ की जो एक बात हमेशा होती रही, वो पान मखान माछ जो है वो हमेशा चर्चा में मैं सुनता आ रहा हूँ। जब से मैं पैदा हुआ पहले भी सुनते हैं कि उसी की बात बहुत होती थी। तो ये आपकी जो स्टडी है, क्या आपको लग रहा है कि मिथिला के भोजन में भी कहीं से किसी तरह का कल्चरल मिक्स या इन्वेजन का इम्पैक्ट आया है, या मिथिला का खाना अभी भी काफी हद तक अपने मूल रूप से ही चला आ रहा है? सबसे पहले तो रवि भाई मैं माफ़ी माँग लूँ अपने सारे मैथिल श्रोताओं, दर्शकों, मित्रों से कि मैं मैथिली नहीं बोल सकता हूँ। वैसे जिस तरह से आपने स्वागत किया, थोड़ी कोशिश कर वो मोदी जी की परंपरा में पहला वाक्य मैं भी उसी भाषा में बोल सकता था, उसके बाद फिर मगर चूँकि ये मतदान का मौका नहीं है, तो मैं वो कुचेष्टा नहीं करूँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी बहुत मैथिली मेरी समझ में, जो आपके बोलने में तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं था जो समझ में ना आता हो। मगर आप मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं आपकी जो जो भूमिका थी उससे थोड़ी असहमति अपनी ज़ाहिर करूँ। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि मिथिला अलग-थलग रहा है या उस पर कोई दूसरा प्रभाव नहीं पड़ा है या मिथिला का प्रभाव औरों पे नहीं पड़ा है। मैं आपको थोड़ा आत्मकथात्मक रूप से बताऊँ कि मेरा जन्म उत्तराखंड के तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में हुआ था। 8,000 फुट की ऊँचाई थी, मोटर सड़क वहाँ तब तक नहीं पहुँची थी। जब तक मैं 10वीं तक पहुंचा था ना वहां मोटर सड़क थी। हाँ, बिजली थी, टेलीफोन 32 किलोमीटर दूर से लाइन आती थी और पत्र पत्रिकाएं और डाक एक दिन बाद वो हरकारा लेकर आता था, मिलती थी। मेरा परिचय पहले पहल मिथिला से वही हुआ। तो ये कहना मुझे ठीक नहीं लगता कि मिथिला अलग-थलग रहा था और अलग-थलग इसलिए नहीं रहा था, यहीं मैं एक बात और जोड़ दूँ कि मेरी माँ की पढ़ाई-लिखाई शांति निकेतन में हुई थी और वो अक्सर विद्यापति के पद गुनगुनाती थी और हम बहुत छोटे बच्चे थे, 7, 8, 9 वर्ष के रहे होंगे। तो वो कहते थे, "देखो ये कोमल कांत पदावली कितनी मीठी भाषा है मैथिली।" अब उनकी समझ में मैथिली इस कारण आती थी कि वो बंगाल के साथ जो नाता मिथिलांचल का रहा है या जो उनका नाता रहा था शांति निकेतन में रहने के कारण मिथिला के साथ, वो अमर सेन के नाना जी की शिष्या रही थी, संस्कृत की विदुषी थी और वो शोध कार्य कर रही थी उन ग्रंथों पर जो भारत से चीन गए और फिर यहाँ लुप्त हो गए। तो वो तिब्बती चीनी भाषाओं के साथ-साथ बहुभाषाविद थी। अब उनका जो ये हम लोगों बच्चों को सिखाने का तरीका था, वो सिखा नहीं रही थी, भाषण नहीं दे रही थी। अनायास ही कह रही थी कि मिथिला नामक एक दुनिया है, मिथिला की एक भाषा है, मिथिला के एक महाकवि हुए हैं, जिनकी भाषा की कोमल कांत पदावली है। हम तब ये भी नहीं जानते थे कि अगर बाद में हिंदी साहित्य जब पढ़ना शुरू किया विश्वविद्यालय में कि कोमल कांत पदावली क्या है, विद्यापति का क्या नाता है। तो ये कहना कि मिथिला अलग-थलग रहा था, मुझे ठीक नहीं लगता। जो डाक की बात मैं आपसे कर रहा था, डाक में कहानी नाम की पत्रिका छपती थी इलाहाबाद से। अपने श्री श्रीपत जी उसके संपादक थे, बड़े पुत्र प्रेमचंद जी के। उसमें
आचार्य हरिमोहन झा जी की कहानियां खट्टर काका वाली अनुवाद करके आती थी, और उसमें भांग की घुटाई भी होती थी, उसमें दही चूड़े का प्रसंग भी होता था, उसमें कहीं भोज पे खाने के जाने का उल्लेख भी होता था। तो ये एक बचपन से मन में कुतूहल था कि एक और तो दोनों जबान का मामला है, एक मीठी जुबान है जो बंगाली भाषी माँ ये कहती है कि बंगला से ज्यादा मीठी भाषा है, और दूसरे वो खाने का है। वो खुद शाकाहारी थी, उनका परिवार शाक परिवार था। तो उनसे ही ये जानकारी हमें मिली जब खट्टर काका की कहानियों का खान पान का वर्णन होता था। तो वो कहती थी कि देखो, मैथिल ब्राह्मणों की एक अनूठी बात यह है कि वो मांसाहारी सामिष भोजन करने वाले ब्राह्मण हैं, चूंकि वो शाक थे। और वो फिर अपने परिवार का उदाहरण देती थी कि मैं शाकाहारी हूँ, मगर हमारा परिवार शाक्त था। तो जो शाक्त साधना होती है, जो शिव की उपासना होती है, वो लोग ऐसे ब्राह्मण नहीं होते। फिर उन उसी परंपरा में वो सामान्य ज्ञान प्रदान करती थी सहज बातचीत में कि कश्मीर के ब्राह्मण शाक्त थे, सारस्वत ब्राह्मण गोवा के शाक्त थे, ये सारी बातें। तो ये हमारे मन में उस छोटी जगह में जो बिल्कुल 8,000 फुट की ऊंचाई पर बसा था, मिथिला कोई अपरिचित जगह नहीं थी, मगर मिथिला का एक ऐसा मायावी संसार था जिसके बारे में जानने की इच्छा बढ़ती जाती थी। अब मैं आपसे कहूँ, ये बात वहां तो अधूरी छूट गई, मगर जब मैं दिल्ली आया एमए करने के बाद नैनीताल से, ये तब 17-18 साल की मेरी उम्र रही होगी, तो एकाएक मेरे आंगन में जाने कितने झा लोगों के सितारे बरसने लगे कि हमसे जो सीनियर लोग थे सप्रो हाउस में, जो इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज था, उसमें सबसे बड़े थे एक मनोरंजन झा जी हुआ करते थे जो अमेरिकन स्टडीज में थे, रुद्रनाथ झा जी थे जो साउथ एशियन स्टडीज में हुआ करते थे, और मित्रनंदन झा जी थे जो तब तक वहां से जा चुके थे, जिनकी ख्याति थी, वो सियोटो झा जी कहलाते थे, क्योंकि वो सियोटो पर रिसर्च कर रहे थे और उसी विभाग में जहां में था। अब इस सारे झाओं का स्वभाव बिल्कुल भिन्न था। मनोरंजन झा जी अमेरिकन स्टडीज वाले, घर पर जो भी कहते हो, इंस्टीट्यूट में सूट बूट धारी टाई धारी, हमसे सीनियर थे। रुद्रनाथ झा जी बिल्कुल विपरीत थे, जो धोती कुर्ता झक उजास वाला सफेद पहनते थे, मोटे चश्मे का अंतर्मुखी व्यक्ति थे, विमल बाबू के प्रिय शिष्य थे, साउथ एशिया में थे। और जो हमारे साथ पढ़ने वाले और छात्र तब आए थे, गंगानाथ झा जी आए थे, जो बाद में मेरे शिष्य भी रहे, मित्र भी रहे, कुछ वर्ष पढ़ा कर आए थे। उन सारे झाओं को देखकर मुझे लगा कि सारे झा एक से नहीं होते हैं। मगर यहाँ मैं बात रोक लूं और फिर हम इस अध्याय का पुनरावलोकन करेंगे कि कैसे खान-पान में इन अनेक लोगों के कारण मेरी रुचि बढ़ी। आपने जब मिथिलांचल का जिक्र किया, जो शुरू में आपने स्थापना की, उससे जो मुझे थोड़ा असहमति बढ़ती चली जा रही है कि मेरे पिताजी बांग्ला भाषी तो थे, मगर शांति निकेतन में कभी रहे नहीं थे। मगर वो कहते थे झा लोग कितने ज़हीन होते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अमरनाथ झा जो थे, अब अमरनाथ झा से जो उनकी बात शुरू होती थी, वो अमरनाथ झा पे नहीं समाप्त होती थी। तो तत्काल मेरी माँ कहती थी, अरे वो तुम अमरनाथ झा की बात कर रहे हो, उनके पिताजी की बात करो ना, महामहोपाध्याय गंगानाथ झा जी की, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, और उनके छोटे भाई आदित्यनाथ झा जी जो आईसीएस में थे। तो वो सारा सारा कुतूहल ये था कि आखिर मिथिला क्या सिर्फ झाओं का देश है, वहां और कोई रहता नहीं है। अब नैनीताल कॉलेज में हमारे एक अध्यापक थे जो उपाध्याय जी थे, तो वो कहते थे, उपाध्याय, अवध्याय, ओझा, देखो इतने प्रकार के लोग होते हैं और कहाँ से अपभ्रंश तक पहुंचता है। और उन्होंने ये कहा कि बिहार में इतने नाम होते हैं, इतनी उपाधियां होती हैं, कोई ठाकुर होता है, कोई चौधरी होता है, कोई खान होता है, कोई राय होता है, कोई सिंह होता है, तो आप बिहार के जातिवादी समीकरणों को, उस फॉर्मूले को मिथिलांचल पर नहीं लगा सकते हैं। ये स्थिति थी जिसमें मुझे लगा कि हम लोगों की जानकारी बचपन से मिथिला के बारे में तरह तरह की थी कि प्रकांड विद्वान होते हैं, खाने के शौकीन होते हैं, मांस मछली खाने से उनको कोई परहेज नहीं होता है, भाषा उनकी बड़ी मीठी होती है। तो ये कौन सा मायावी लोक था जिसका चर्चा हम सैकड़ों किलोमीटर दूर, उन दिनों तो मील होते थे, कई 100 मील दूर बैठे सोचते थे कि ये क्या जगह है मिथिला। और देखिए, दूसरे तो अगर आप, पारंपरिक परिवार है, राम कथा वहां बाची बढ़ती जाती है, तो सीता जी का जिक्र होगा, जनक तनया का जिक्र होगा, मिथिला का जिक्र होगा, और वो सारी बातें आपको रामायण की तरफ ले जाएगी। अब देखिए, मुझे जो लगता है, जब मैं इतिहास का विद्यार्थी था, बाद में तो नहीं रहा, इतिहास से नाता टूट गया लगभग, एमए करने के बाद ही तत्काल बहुत जल्दी छूट गया, शोध मैंने अंतरराष्ट्रीय अध्ययन पर किया। मगर उस शोध के दौरान जब शुरुआत उसकी
प्राचीन भारत के इतिहास में हुई थी। मुझे एक बात मिथिला के बारे में और बहुत विचित्र तो नहीं कह सकता हूँ, दिलचस्प लगी कि वो एक ऐसी ज़मीन थी जिसमें रामायण भी था, जिसमें कृष्ण कथा भी थी, जिसमें शाक्त परंपरा भी थी, और वो तीनों का जो संगम मिलता है, जो आपने कहा कि मिश्रण तो मैं कहता ही नहीं हूँ उसे। मेरा कहना है कि मिथिला में ये अनोखा अजूबा है, जो मुझे कम से कम बहुत अ, दिलचस्प और मायावी लगता है कि सह-अस्तित्व वहाँ कृष्ण का भी है, राम का भी है, और राम का नहीं, जय सिया राम वाले घोषणा का नहीं है, सिया राम है। वहाँ जानकी है, वहाँ जनक विदेह है। तो कहीं एक तरफ से वो विरत राजा जो हैं जनक, उनका विदेह जनक का देह मुक्त, जीवन मुक्त सन्यास भी वहाँ है। वहाँ तंत्र साधना है, जो शाक्त परंपरा के साथ जुड़ी है। तो उसमें रोचक बात ये थी कि हमारे एक और गुरु रहे डॉक्टर लोकनाथ बराल, लोकेश्वर बराल, क्षमा कीजिएगा, लोकनाथ बराल तो सहपाठी थे। उनके साथ जब मैं एक बार काठमांडू रहने का सौभाग्य मिला, तो उन्होंने होटल में नहीं रहने दिया। वो माँ को घसीट कर अपने साथ अपने घर लेके रहने गए, और श्रीमती बराल और मेरी माँ का पड़ोस था जेएनयू में, बड़ी प्यारी बातचीत होती थी। तो श्रीमती बराल बताती थी कि मिथिलांचल से कैसे कुछ ब्राह्मणियाँ यहाँ आई थी जिन्होंने तंत्र साधना की थी, और वो जब चूल्हे में लकड़ी गीली होती तो अपनी टांग डाल देती थी और खाना पक जाता था और टांग निरापद रहती थी। अब ये कहानियाँ अ, भूत प्रेत पिशाच की, बैताल की जैसी लगती हो, मगर कहीं न कहीं जो आपकी पूरी बात है, उससे जो मुझे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि कहाँ मिथिला अपरिचित था। मैं तो ये कहूँगा कि मिथिला का जो पदचिह्न है, वो अंतर्राष्ट्रीय था। एक छोर पर वो बंगाल तक पहुँचता था, एक छोर पर वो उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से को लपेट रहा था। बिहार में तो वो था ही गंगा के उत्तर में, मगर कहाँ भागलपुर और वो पूर्णिया से लेकर के इस तरफ बिदनाटौरी तक, जनकपुरी तक वो पहुंच रहा था। और वही स्थिति है कि यदि नेपाल भारत का विवाद एक और खड़ा करना हो कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और जनक तनिया का कहाँ जन्म हुआ था और वो सीता की रसोई का खेल क्या था, तो ये सारी चीजें आपको अनायास एक मिथिला का अंतरराष्ट्रीय पद चिन्ह दर्शाती है, जिसमें ये कहना बड़ा कठिन है कि मिथिला पर आक्रमण किसी का हुआ कि नहीं हुआ। आक्रमण तो छोड़िए, उसको आक्रमण की जरूरत ही नहीं थी। उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान इतनी सुदृढ़ थी कि अगर कोई हमलावर आता भी तो उन्होंने उसको मिथिला के सांचे में ढाल दिया होता। वो भी पान माछ मखान खा रहा होता, वो भी उस चित्रों का सुख ले रहा होता। और अभी जो आप चर्चा करेंगे आगे चलकर, अनेक पकवान आपके यहाँ हैं। तो ये मुझे लगता है कि बचपन से वो कुतूहल था। अंत में एक बात, इस प्रकरण को समाप्त करने के पहले कह दूं कि माँ खुले मिजाज की थी, और वो जब थोड़े हम लोग बड़े हो गए तो वो उन प्रसंगों का जिक्र भी करती थी जो रति क्रीड़ा के प्रसंग कृष्ण के और राधा जी के हैं। और उसमें जो मुझे एक विद्यापति के पद का हिंदी अनुवाद एक मैथिल सज्जन ने किया है, जो शायद शौक से उन्होंने किया है, सरकारी नौकर थे। तो कहते हैं कि वो राधा अपनी सखी से कहती है, कृष्ण को तो तमीज नहीं है रति क्रीड़ा का, ये तो बंदर की तरह इसके हाथ में जो चीज आती है उसे नोच नोच के तत्काल उसका स्वाद लेना चाहता है। अब ये प्रसंग जितनी संयत भाषा में विद्यापति ने कहा है और जो रूपक बाधा है, वो मुझे लगता है कि देहि में पद पल्लव उदारम या मेघैर मेदुर मंबरम मनभुव श्यामत तमाल ध्रुवे वाले जयदेव के गीत गोविंद पर भारी बैठता है। और वही मुझे लगता है कि मिथिलांचल पहुंच जाता है उड़ीसा तक। अब ये बहस आप करते रहिए भूगोल इतिहास की कि अंग्रेजों के शासनकाल में तीनों का सूबा एक था। अंग्रेजों के आने के बहुत पहले, काला पहाड़ के मुसलमान आक्रमण के बहुत पहले, मुझे लगता है कि मिथिला का पदचिन्ह उड़ीसा तक पहुंच चुका था, असम बंगाल तक पहुंच चुका था, नेपाल तक पहुंच चुका था, उत्तर प्रदेश को लपेट रहा था, और पूरा जो उत्तरी गंगा के उत्तरी शोर वाला बिहार है उसमें उसका संसार था। तो ये कहना मुझे बहुत ही अटपटा लगता है कि मिथिला की मिथिला अपरिचित था या मिथिला पर कोई प्रभाव नहीं था। ये मान लीजिए कि मिथिला का प्रभाव सब पर पड़ा था, मगर अगर छेने की मिठाई को आप लें तो अब क्या छेने का उद्भव उड़ीसा में हुआ, छप्पन भोग में, या बंगाली इसका श्रेय लें या पुर्तगाली से अपने साथ लाए, मगर अब आप खाने बैठेंगे तो आप अनाज की या खोए की मिठाई थोड़ी खाएंगे, आप तो छेने की मिठाई खाएंगे ना। और हाथ यूं करके कहेंगे बस तनिक और अधिक नहीं, 20-25 रसगुल्ले दे जाओ। फिर पाचक के रूप में आप दही का उपयोग करेंगे। तो वो माखन मिश्री कृष्ण की चोरी आपको
ब्रजभूमि से जोड़ेगी। तो मुझे लगता नहीं कि आपकी इस बात से मैं आसानी से सहमत हो सकता हूँ कि मिथिला अपरिचित था, अनजान था, अछूता रहा था। सर ये जानने के बाद ना मुझे जैसे वो राजनीतिक आजकल होता है अखंड भारत का, तो जब हमारा इतनी जगह चल गया मुझे अचानक लग रहा है अखंड मिथिला हमारा बन चुका है, जहाँ पे कि हमारे पदचिन्ह जो है सभी जगह है। सर आपकी बात से हाँ, दो चीजें और जो जी। कमेंट्स भी आए, दो दो क्वेश्चन मेरे खाने को लेके ही आए। एक तो मांसाहार की भी बात हो रही है और दूसरा तंत्र साधना की भी आप बात कर रहे थे। जो मैंने एक चीज नोटिस की, जब हम लोग मेरे पिताजी राजस्थान शिफ्ट हुए, तो यहाँ पर लोगों के लिए जानना बड़ा अचरज था कि ब्राह्मण होके तुम मछली और मांस कैसे खाते हो। तो मैंने अच्छा मांसाहार में मैंने दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी कि जो मैथिल ब्राह्मण है या बंगाली ब्राह्मण है, इनके अंदर मछली और ये काफी खाया जाता है। चिकन जो है उसका प्रवेश अब हुआ है किचन में। गांव में अभी भी जो है हमारे यहाँ चिकन का कोष वो नहीं माना जाता है, या तो मछली होगी या मांस होगा। तो एक तो मैं इस चीज को समझना चाह रहा हूँ कि कल्चरली इस तरह का डिफरेंस जो है क्या ये भौगोलिक कारण से है। और दूसरी चीज जो मैंने एक और नोटिस की, अब मैं दोनों सवालों से जस्ट ऐड कर देता हूं ताकि वो शायद चीजें साथ में कहीं जुड़ रही हैं। धार्मिक कार्यों को मैंने जहां पर देखा है, धार्मिक चीजों में जो चीजें जाती हैं, प्रायः मैंने अन्य क्षेत्रों में मिठाई का उपयोग बहुत ज्यादा देखा है। हमारे यहाँ जो है भोजन का जो है तरुआ जो बनता है, पकोड़ा है, पकवान, बाकी जगह पकोड़ा का है, हम तरुआ कहते हैं और मैं पकोड़ा मानता ही नहीं, उसको अलग है। ये सब चलता है। इसके बाद धार्मिक प्रयोजनों के अंदर धान, तीसी, इन चीजों का इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा होता है। चुमान होता है हमारे यहाँ, जब कोई बच्चा जो है बाहर से आ रहा है या जनेऊ हो रहा है शादी, चुमान के अंदर भी जो डाला बनता है, उस डाले के अंदर भी जो सारी चीजें हैं। जी। आपका ऑडियो थोड़ा रुक गया है और वीडियो फ्रीज कर गया है। मुझे लग रहा है बीच में शायद मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। नहीं, आपका फ्रीज कर गया था, वीडियो फ्रीज कर गया था और अच्छा ऑडियो रुक अच्छा। गया था। मगर मैंने ओके। आपका प्रश्न सुन लिया है। तो जी। मैं आप उसका उत्तर अगर देने की कोशिश करूं तो दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि ब्राह्मण सामिष भोजन करने वाले सिर्फ मिथिला में नहीं होते। ये भ्रांति है कि ब्राह्मण जी। सामिष भोजन नहीं करते हैं। यदि आप वेदों में जाएं तो वहां आपको अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। अब घोड़े का मांस खाया जाता हो न खाया जाता हो, बेचारे डीएन झा जी जो एक बड़े विद्वान मिथिलांचल के हैं, उनके मुख पर स्याही पोतने में किसी ने कोई कसर नहीं रखी थी जब उन्होंने गोमांस का उल्लेख, गोमांस खाने का उल्लेख वेदों में किया था। अब झा जी का कोई प्रयास ये सिद्ध करने का नहीं था कि भारत में गोमांस की लोकप्रियता थी, मगर गोमांस वर्जित नहीं था या गाय बछड़ा भी काटा जाता था। उसकी जो उनका शोध था वो इतना प्रामाणिक था जो कट्टरपंथी हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं हुआ। मगर यदि हम सारी बातों को ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कि दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि भारत में सिर्फ झा ही ऐसे नहीं है जो सामिष भोजन करते हो या मैथिल ब्राह्मण ही ऐसे नहीं है। कश्मीरी ब्राह्मण जो हैं, जो अपने को सारस्वत ब्राह्मणों की एक शाखा मानते हैं, या गोमंतक सारस्वत ब्राह्मण है या कर्नाटक के सारस्वत ब्राह्मण है, ये सब लोग सामिष भोजन करते हैं। इसका एक पक्ष तो ये है जो आपने मांस, मछली, मुर्गी का भेद किया। देखिए उसमें पंचमकार जो है, उसमें मत्स्य, मुद्रा, मदिरा, मैथुन आदि जो हैं, उसको यदि आप अपने दिमाग में रखें तो मांस का अर्थ कोई एक विशेष कोटि का मांस नहीं है कि बकरा ही खाएंगे या भैंसा ही खाएंगे या मछली ही खाएंगे, मगर आपकी भौगोलिक स्थिति पर वो निर्भर करता है। यदि आप तटवर्ती इलाके में रहते हैं और हर आदमी मछली सहज सुलभ है, तो वो जाहिर है कि बकरा पालने तो वहां झंझट नहीं करेगा सह्याद्री में या पूर्वी घाट पर। तो वो जो हाथ में आता है उसको खाएगा। उसको फिर वो परिभाषित कर देगा कि ये तो मांस है ही नहीं, ये तो जल तुरई है। जैसे बंगाली विधवाएं मरते वक्त शरदचंद्र जी के उपन्यास में हट करती थी कि पति अनुमति दी जाए कि तुम ये खा लेना मेरे जाने के बाद। मगर मैं जल तुरई वाला प्रसंग नहीं कह रहा हूं। मेरा मानना है कि जो लोग शाक्त परंपरा के हैं, जो लोग बलि दे रहे हैं, वो सब लोग वैष्णवी नहीं है। वैष्णवी माता तो कटरा देवी वाली है, पीताम्बरा देवी बुंदेलखंड की है। बाकी जगह जहां बलि होती रही है, बलि प्रसाद है, वो बलि का मांस भोग में जाता है, देवी उसे ग्रहण करती हैं, उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है जो मिल बांट कर खाते हैं। उत्तराखंड में जो मांस तरी वाला बनता है उसे बांट कहा जाता है, क्योंकि वो प्रसाद मंदिर के हाथ में बनता है। और रोचक पक्ष है कि उस मांस को तामसिक नहीं माना जाता है। उसमें प्याज नहीं पड़ता, उसमें लहसुन नहीं पड़ता,
जैसे कश्मीरी मांसाहारी व्यंजनों में नहीं पड़ता है। मगर मांस को तामसिक नहीं माना जाता, पौष्टिक माना जाता है। तो अब इसके साथ जुड़ा जो दूसरा पक्ष मुर्गी वाला था, वो मुर्गी की वर्जना सिर्फ मिथिलांचल में नहीं है, पूरे भारतवर्ष में। अब पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के आने के पहले तक और तंदूरी चिकन का साम्राज्य फैलने तक मुर्गी का मांस वर्जित था। उसका कारण ये था कि मुर्गी कीड़े मकोड़े आग के सामने खाती थी। बाकी पक्षी जो करते हो सो करते हो। पालतू सुअर विष्ठा खा सकता है, जंगली जंगली सुअर को तो वो विष्ठा मिलती नहीं। तो कौन जंतु जिसको हम खा रहे हैं वह क्या खा रहा है, इसमें बहुत कुछ निर्भर था। बकरा घास खाता था, आप निर्विवाद उसे खा सकते थे। भैंस घास खाती थी, गाय घास खाती है, उससे खाने से आपको कष्ट नहीं था। मगर यदि आप देखें तो जब हाल में मैड काउ डिजीज फैली तो भेड़ों के दिमाग से जो चारा बनता था, वो जो जिन गायों को खिलाया जाता था, उनका मांस खाने वाले ब्रेन मैड काउ डिजीज से एंसेफेलाइटिस से ग्रस्त हुए और मरते रहे। तो कहीं ना कहीं पारंपरिक लोक विज्ञान में ये समझ थी कि कौन प्राणी क्या खाता है, उसको खाने के बाद उसके मांस में कोई जहरीला तत्व जाता है कि नहीं जाता। अगर आज का अखबार आप देखें तो एक खबर है कि अमेरिका में जो टॉक्सिक पदार्थ, जहरीले पदार्थ, कीटनाशक उपयोग किए जा रहे हैं, उससे वहां गिद्ध मरने लगे हैं। ये बहस भारत में 5-10 साल पहले चल चुकी है कि गिद्ध क्यों मर रहे हैं, गिद्ध क्यों नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहां भी यही पक्ष था कि कीटनाशक रासायनिक उर्वरकों के कारण जो कीड़े थे वो जहरीले हो गए थे और उनको खाने वाले या मरी लाशों को, जानवरों को खाने वाले गिद्ध स्वयं मरते चले जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसका एक कम से कम अर्ध वैज्ञानिक अनुमान जनित कारण आपको समझ में आता है। और मुर्गा उसके बाद ही प्रचलित हुआ। और देखिए, अगर आप मुर्गा खाने के शौकीन भी आप हैं तो अच्छा मुर्गा जिसका जायका मुंह में मजे का है, उसको पालना बड़ा कठिन है। आज भी आदिवासी समाज में लोग काला कड़कनाथ मुर्गा खाते हैं और उस मुर्गी को चाव से खाते हैं। देसी मुर्गा मांस की तरह घंटों पकता है, प्रेशर कुकर में उसका स्वाद नष्ट हो जाता है, बहुत जल्दी वो तंदूर में गलता नहीं है, तो उसमें रेशा होता है। मगर जो कष्ट है, जो पालतू मुर्गी है, उसका आकार कितना बड़ा होगा, 700-800 ग्राम से कम होगा तो मुंह में मांस की बोटी नहीं लगेगी, उससे ज्यादा होगा तो सख्त हो जाएगा। ठीक इतने आकार के मुर्गे को पैदा करना और बेचना लाभप्रद नहीं था जब तक आधुनिक मुर्गी पालन पोल्ट्री नहीं आई, जिसमें ब्रॉयलर्स नहीं आने लगे और लोगों की जुबान पे तंदूरी मुर्गे का टिक्के का स्वाद चढ़ा। तो इन दोनों चीजों के संयोग से आपको मुर्गा नजर आता है। मछली का चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये मुझे लगता है कि एक पक्ष इसका है। तो दूसरा जो मैं इसी में समझना नहीं, चाह रहा दूसरा हूँ कि क्षमा आप कीजिएगा, जी, आपकी दूसरी बात अधूरी रह गई थी, जो जी, आपने खान-पान के पर्वों के बारे में कहा था। देखिए, मुझे लगता है कि आयुर्वेद के ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु में खाने का वर्गीकरण किया गया है, जो बड़ा वैज्ञानिक है। उसमें 2 पक्ष हैं, उसमें एक वर्ग है पक्वान्न वर्ग, एक है मिष्ठान्न वर्ग। अब पक्वान्न जो है वो संधि है, पक्व धन अन्न और मिष्ट धन अन्न। तो मीठा अन्न जो अनाज के साथ मिठाई बनी है अन्न के साथ, वो मिष्ठान्न है और वो भी एक तरह का पकवान हो सकती है। और पकवान पका हुआ, जो आपने कहा कि मैं पकौड़ा उसे नहीं मानता, तले हुए कहता हूँ, वो तला हुआ है, तो उसके संग भी एक अर्ध वैज्ञानिक सत्य जुड़ा हुआ है। बच्चा आया, उसका कोई संस्कार हो रहा है, शादी हो रही है, मिठाई मिल बांट कर खाई जा रही है, अतिथि तरह तरह के जगह से आए हुए हैं। तो आप ये नहीं चाहते कि किसी का पेट खराब हो या उदर जनित रोग के कारण कोई पीड़ित हो। जो मिठाई संग में बांध के ले जाई जाएगी वो थोड़ा बहुत टिकाऊ होनी चाहिए। जो कच्ची रसोई और पक्की रसोई का अंतर है, उसमें आनंद यही है कि अगर आप घी में, अब आजकल तेल वनस्पति का जिक्र कर लीजिए, पहले तो घी में पूड़ियां छनती थी, पुए बनते थे। बल्कि हमारे एक और मित्र हैं जो मिथिलांचल के, तो एक बार मेरे साथ बैठे खा रहे थे तो पूड़ी जब सामने आई, मैंने मरभुक के पहाड़ी की तरह खाना शुरू कर दिया। उन्होंने हाथ खींच लिया, वो छेने की मिठाई खाते रहे। तो मैंने उनसे पूछा, पंडित जी ये क्या कर रहे हैं, पूड़ियां हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा, देखिए मैं पूड़ियां सिर्फ घी की छनी खाता हूँ और ये सब लोग घी की छनी वगैरह जो कहते हैं उसमें कुछ ना कुछ घी का सुगंध होती है, मगर बनता वो वनस्पति या इससे है, तो मैं वो पूड़ी नहीं खाता हूँ। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो पक्की रसोई थी, उसमें जो चीज पकती थी वो उन जीवाणुओं को, विषाणुओं को कहीं अधिक मारती थी जो पानी में उबली चीज या कच्ची चीज में होता है। तो आप देखें तो जो पकवान और मिष्ठान की परंपरा है,
वो इसलिए है कि जब परिवार में कोई पर्व होता है, वो दीपावली की पूजन हो तो पुए बन जाएंगे, शादी है तो ये बन जाएगा, छठ है तो ठेकुआ बन जाएगा। वो चीज हर हालत में घी में गहरी तली होगी, उसमें घी का मोयन भी होगा, पानी का प्रयोग नहीं होगा, तो न तो प्रदूषित पानी से उसमें कोई विषाणु आएंगे, और तेल घी का जो उबलने का तापमान होता है वो पानी से कहीं अधिक होता है, तो भीतर तक चीज पक जाएगी। तो मुझे लगता है वो साथ में अब आजकल भले उसमें भी लोगों ने समझौता कर लिया, पक्की रसोई में पराठे शामिल कर लिए हैं, मगर यदि आप मानकर चलें कि असली पक्की रसोई है तो वो पकवान ही होगी, वो तला हुआ ही होगी। और उसमें अगर आप देखें तो उसमें सारे तमाम भाजे आ जाएंगे, वो बैगन भाजा भी आ जाएगा, वो माछ का भाजा भी आ जाएगा। तो उसके पीछे भी एक कुछ मौसम का विज्ञान था, कुछ खाने के टिकाऊ, कुछ दिन तक टिकाऊ होने का वो था। और फिर एक पक्ष और है, यदि आप देखें तो वेदों में सूत्र है कि अन्नम ब्रह्म अन्नम वै रस, अन्नम वै ब्रह्म अन्नम वै रस। तो अन्न तो ब्रह्म है साक्षात, मिथिला के लिए तो है ही है, और वो रस भी है। तो आप दोनों चीजों का जब जोड़ करते हैं तो पकवान और मिष्ठान की बराबर प्रतिष्ठा आपके खान पान में है। जो अकेले आपके खान पान में हो ऐसा नहीं है, मगर चूंकि आप उस अंचल के हैं जहाँ सुलभ थी चीजें, खेत लहलहाते थे, नदियां ऐसा बहा के लाती थी, कभी बाढ़ भी लाती थी, पर शशि श्यामल जमीन थी। तो आप मुरुक बना के नहीं खाएंगे, आप चावल के आटे को तिल या मूंगफली के तेल में तलकर, वो भी पकवान है, मगर उस पकवान की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ जो कुछ है, अगर तात्कालिक सुख भोग क्षणभंगुर करना है, रति क्रीड़ा की तरह रसोई का, तो छेने की मिठाई है। मगर बाकी टिकाऊ अगर है, भीड़ भाड़ है, परिवार में रिश्तेदार आए, मिठाई बटेगी भी, तो पकवान है और मिष्ठान है। एक सर बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन सतीश जी पूछते हैं, हालांकि सवाल का जवाब मुझे भी कभी नहीं मिला और मुझे पता नहीं इसका जवाब है भी कि नहीं है। भोजन भट्ट मैथिल कैसे 100 मछली का मूढ़ा, 100 रसगुल्ला और पसेरी भर बकरे का मांस आसानी से खा लेते हैं और पचा भी लेते हैं, तो इसका राज क्या है? देखिए, इसका राज जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है, जो आचार्य हरिमोहन झा खट्टर काका का बता गए हैं। ये सर्वविदित वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रमाणित सत्य है कि यदि आपने भांग की बूटी छान कर घोंट कर पी हुई है तो आपकी भूख खुल जाती है, आपको खाने में तृप्ति आसानी से नहीं होती। वो 100 रसगुल्ले तो खाए ही जा सकते हैं। अब क्षमा कीजिएगा, मैं तो मैथिल नहीं हूं, मगर 20-25 रसगुल्ले तो निपटा ही लेता हूँ खाने के बाद। और जब हम रबड़ी जलेबी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार थोड़ा चकित होता है, उससे कहते हैं आधा किलो जलेबी देना, 2 गिलास दूध देना। तो कहता दूध तो आप पी लेंगे, जलेबी बांधे हो? तो मैंने उसका नहीं, मैं और लड़का बैठे हैं, ये खाएंगे पापा भर जलेबी, दूध पियेंगे, फिर घर के लिए ले जाएंगे। तो एक पक्ष तो वो बिना बूटी के हम लोग करते हैं, मगर जो लोग बूटी करते हैं और जिनको अभ्यास है, तो भूख खुली हुई है। और एक दूसरा वैज्ञानिक सत्य है कि आप बिल्कुल दुबले पतले सीख या पहलवान दिख सकते हैं, मगर यदि आपको इस तरह के आहार की आदत है बचपन से जजमानी में, तो आपके पेट का आकार और उसकी इलास्टिसिटी थोड़ा बढ़ जाती है। और यदि अगर आप देखें आजकल जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं, वो बेरिएट्रिक सर्जरी करवाते हैं। तो वो बेरिएट्रिक सर्जरी क्या है? वो आपके आमाशय को काट देती है, उसका आकार छोटा कर देती है, आंतों को निकाल देती है। किसी को आंतों का कैंसर आदि हो तो वो पेट में स्थान ही नहीं रहता। जहां उसी पहाड़ी कस्बे का जिक्र मैं जो आपसे कर रहा था, वहां जो डोटियाल कुली आते थे नेपाल के उस अंचल से, जो हमारे उत्तराखंड से मिला हुआ है, 1 किलो अनाज खा लेते थे बड़े आराम से, क्योंकि वही उनका आहार था, और कोई खाना तो उन्हें मिलता नहीं था। तो यदि आप देखें तो दावतों में जाने वाले, महाभोजों में जाने वाले जो भोजन भट्ट हैं, तो थोड़ा उनका अभ्यास भी था, और थोड़ा पेट खिंचा हुआ था बचपन से, और थोड़ा ही था कि खाना आप 10 मिनट में थोड़ी खा रहे थे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जाने के लिए। मुझे याद आ रहा है कि मेरे एक शिष्य हैं, बड़े प्रिय शिष्य हैं, इंद्र मोहन झा, उन्होंने पीएचडी मेरे साथ की, उन्हीं की शादी में, मैथिल ब्राह्मणों की शादी में खाने का पंगत में बैठकर मुझे मौका मिला। तो धोती वोती मुझे पहनाई गई, पतलून पहन के तो किसी आदमी को वहां रसभंग के लिए बिठाया नहीं जा सकता था। जनेऊधारी मुझे राहुल गांधी की तरह नहीं बनाया गया, मगर ये मान दिया लोगों ने कि जनेऊ तो होगा गले में। और चूंकि नाम से ब्राह्मण तो प्रकट हो रहा था, भली वो 2M सोयम 30 दर्जे का ब्राह्मण हो, पहाड़ी ब्राह्मण हो, चितपावन मूल का हो, तो वो बिठा दिया गया। और गुरु थे, वर के गुरु थे, आचार्य थे। तो मुझे जब खाने में बैठा तो उस समय शाम के करीब 7 बजे पंगत पे बैठे थे, और चूंकि मेरी फ्लाइट दिल्ली की दूसरे दिन पटना से
सवेरे थी 9 बजे और इतना सिक्योरिटी का झंझट नहीं था, कोविड का प्रकोप नहीं था, मगर फिर भी 1.5-2 घंटे की यात्रा एयरपोर्ट जाने की थी। तो लोगों ने मेरे उस भ्रष्टाचार को माफ किया कि आचार्य जी को आखिर तो दिल्ली जाना है, तो इन्हें पंगत से उठने नहीं दिया जाए। तो थोड़ा किनारे ले जाकर बिठाया भी किनारे गया था। तो मैं आपसे इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूँ कि नाना प्रकार के व्यंजन आते रहे। पत्तल उठा हुआ था और लोग कहते थे कि मैथिल ब्राह्मण के भोज में तब तक क्या आनंद आएगा जब तक उसके कूल्हे उठे नहीं पीछे से सामने आते आते। तो मैंने ये सब संस्कार करते भी देखा, मगर आप ध्यान दें, ये सारा खाना 7 बजे रात से देर रात, आधी रात के बाद तक चल रहा था। तो खाने की कोई जल्दी नहीं थी, बड़े मनुहार के साथ खिलाया जा रहा था। खिलाने वाला उतना ही हट कर रहा था जितना खाने वाला, संकोच तो नहीं मगर औपचारिक मर्यादा का निर्वाह करते हुए कहता अब रहने दो, अब नहीं चाहिए, बस 4-6 पूड़ी और डाल जाओ, 2 परवल और डाल जाओ, भाजा थोड़ा है तो वो कर लो। तो मुझे लगा कि उसके बाद फिर लोगों ने कहा कि पाचक खाना है, तो पाचक दही भी आधा किलो खा लिया। फिर आम वाम थे, मौसम अच्छा था तो आम भी कुछ खा लिए। तो मगर आप ये देखें, ये खाना वॉज स्प्रेड ओवर, एक अंतराल पूरा था जिसमें जो अच्छा शराबी होता है वो धीरे धीरे पीता है, खुमार बना रहे। अच्छा खाने वाला भोजन भट्ट जो आरंभ शूर तो है मगर दीर्घ सूत्री भी है, वो दोनों उसके भोजन भट्ट होने के गुण हैं। तो उसने अपना पराक्रम भी दिखाना है कि भैया मैं कितना खा सकता हूँ। अगर आप याद करें तो हॉस्टलों में कभी ये प्रतियोगिता चलती थी कि कौन आदमी सबसे ज्यादा रोटी खा लेगा। तो अक्सर मेस में होता था कि मेस वाला कहता भैया सब्जी नहीं दे सकता हूँ, रोटी तो जितनी खानी है वो खा लो। मगर और मुझे याद है कि एक वो मित्र मैथिल नहीं थे मगर श्रीवास्तव से उत्तर प्रदेश के, हमारे नैनीताल की मेस में जब एक बार उन्होंने 42 रोटी खा ली तो मेस वाले ने कहा भैया मैं मेस बंद कर सकता हूँ, मतलब अगर तुम रोज इस तरह खाओगे तो ये डाइट पर हेड है, तुम तो 8-9 लड़कों की डाइट एक बार में खा रहे हो। अब ये अगर आप देखें तो ये पराक्रम सिर्फ मैथिल अपने भोजों में करते हो नहीं है, ये ब्रज भूमि में जो चौबे हैं, चतुर्वेदी हैं, उनका पराक्रम भी ये है कि वो कहते थे, मेरी माँ एक बार तीर्थाटन पे गई थी, बड़ी आस्थावान महिला थी और बड़ी दुखी थी कि हम जैसे नास्तिक बच्चे घर में कैसे पैदा हो गए। उनका प्रशिक्षण भी काम नहीं आया। जब मथुरा में हम थे तो एक पंडित जी ने कहा, माँ ने पूछा कि भोजन करेंगे? उन्होंने कहा भोजन क्या करेंगे, पेड़े खिलवा दो और रबड़ी खिलवा दो। उन्होंने किलो के हिसाब से रबड़ी पेड़े खाए और एक बार नहीं 3-4 बार खाए और कैसे पचाए उनका भी रहस्य वही था कि वो भी मेरे ख्याल में थोड़ा बूटी लगाते थे, दंड पेलते थे, खाना पचा लेते थे। काश वैसी वर्जिश की का अनुशासन हम सबका होता। तो ये मुझे लगता है इसमें अतिशयोक्ति कम है और यदि है तो बहुत कम अतिरंजना है। सर अतिशयोक्ति तो मुझे लगता है नहीं है कि है, क्योंकि मैंने देखा, मैं गर्मी छुट्टियों में ही गांव जाया करता था। मेरे पिताजी भी टीचिंग प्रोफेशन में ही रहे, तो वो एक समय था जब हम जाते थे और जब गांव के भोजन में जाता था तो बोर हो जाता था, कब कब खत्म होगा, बच्चे थे हाँ। कम खाते, अब वो खा रहे हैं। और आपने जो संकोच का मर्यादा की बात की, तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता था कि जो आदमी 100 रसगुल्ले खा सकता है वो 50 खा चुका है। अब उसको संकोच है कि वो और कैसे लेगा, तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं हम नहीं ले। तो पड़ोस वाले की ड्यूटी हाँ, है महाराज बिल्कुल। दियो नहीं हो, है महाराज कहीं और दियो, दूध चाइटा रसगुल्ला था दियो। अच्छा ये इसके लिए कहेगा कि इनको 4 रसगुल्ला दीजिए, और ये जो है वो उसके लिए एडवोकेसी करेंगे, हाँ, है बिल्कुल। कहीं दूटा उनको दियो। सो ये जो होता था, उसके बाद वो किस्से कहानियां चलते हुए बड़ा मजेदार सा उसका वो समय निकलता चला जाता था। और मैं तो कई बार ऐसा हुआ कि जब छोटा था, शादी में हम ले जाते थे कि बहरिया बच्चा आया है ले चलो उसको, मैं सो भी जाता था वहीं पर। तो बड़ा बड़ा ही वो इंटरेस्टिंग, मैं कभी इसको अतिशयोक्ति नहीं मानता। मतलब आपने आज मुझे दिया जवाब, मुझे ये वैज्ञानिक चीज इसकी कभी समझ नहीं आई कि कैसे खा सकते हैं, लेकिन शायद ये एक बहुत अच्छा, और मेरे को ये उदाहरण जल्दी समझ में आया शराब वाला, कि धीरे धीरे आप पीते जाइए तो फिर इस तरह से धीरे धीरे खाने का हमारे यहाँ चलता है। नहीं, तो पेट सर का एक आकार भी बढ़ता है। वो जी बैरिएट्रिक सर्जरी वाला जो है, वो भी अपनी जी जगह सर। पर इसका प्रमाण है कि हाँ, हाँ। आप खा सकते हैं और काफ़ी खा सकते हैं। अच्छा अ, सर, एक क्वेश्चन संतोष जी ने पूछा है। एक हमारे यहाँ कहावत है कि आदि घी से और अंत दही से, उसको भोजन के लिए उसको काउंट करते हैं, तो घी का प्रयोग है, लेकिन एट द सेम टाइम सरसों तेल का प्रयोग मैंने सबसे ज्यादा जो है अभी तक देखा, उस तरफ देखा है, थोड़ा बहुत पूर्वांचल की तरफ भी देखा। तो संतोष जी का ये सवाल यही है कि, क्योंकि मैं भी राजस्थान में रहा था, यहाँ घी की बहुत बात होती है या जी, फिर जी। वनस्पति तेल इस्तेमाल होता है।
संतोष चौधरी जी कह रहे हैं कि मिथिला में विभिन्न प्रकार के सागों में कच्चे सरसों के तेल का प्रयोग हमेशा किया जाता है। क्या ये प्रयोग मिथिला को छोड़ अन्य भागों में भी किसी पकवान में होता है? ये क्वेश्चन है, इसी में साथ में मैं बस ये ऐड करूँगा कि जो हम लोग जो तरुआ बनाते हैं, तरुआ भी मैंने देखा प्रायः जो है वो सरसों तेल में पकता है, तो टेस्ट अलग ही आता है। मछली के बनाते समय भी हम लोग सरसों तेल बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिर्फ उस वेस्ट ईस्टर्न साइड का कल्चर है या ये हम और जगह भी नहीं, देख रहे हैं? नहीं, अगर आप देखें तो पंजाब में भी सरसों का साग बड़े स्वाद से खाया जाता है। पंजाब में भी घी मक्खन पे बड़ा जोर है, मगर सब चीजें घी मक्खन में नहीं पकाई जाती हैं। मिठाई पकाई जाती है, हलवा पकाया जाता है, मगर हरा साग घी में भारत में कहीं भी पकाया जाता हो, इसकी मुझे बिल्कुल कतई जानकारी नहीं है। जहां जहां मैंने देखा है कि हरा साग हमेशा सरसों के तेल में ही पकता है, कश्मीर में हो, हाक हो, सुचल हो, दक्षिण भारत में हो या उड़ीसा के सागो हो। उड़ीसा को तो फिर भी आप पूर्वी इलाका कह लेंगे। मुझे लगता है, देखिए, दिक्कत ये थी कि घी महंगा हमेशा होता था, तो वो एस्पिरेशनल फूड था। आपकी आकांक्षा घी की होती थी, मगर घी का अपना स्वाद, अपनी महक इतनी तेज होती थी कि वो गोश्त पर भी हावी हो जाती थी। तो लोग गोश्त भी, जो गोश्त के शौकीन हैं, वो घी में गोश्त पकाने वाले बहुत कम होंगे। ये बटर चिकन का ही है जिसने ये फिर एक तरह की भ्रांति और गलतफहमी फैलाई है। लोग अच्छा खाने वाले गोश्त को भी सरसों के तेल में ही पकाएंगे, और उसकी जो उसका तीखापन, चरपरापन है, उसकी पंजेंसी से न केवल सरसों के साग पर, सारे शाकों पर, पालक हो या कोई और हो, प्रभाव पड़ता है, भाजी में प्रभाव पड़ता है। और यदि आप चोखा देखें तो पकाया आपने भले ही उबाल कर कुचला हुआ है, मगर ऊपर से कुछ कच्चे तेल की सरसों की बूंदें आप डालेंगे। अब दिक्कत क्या है कि हम उससे बिछुड़े क्यों हैं? कि जब से सरसों के तेल में रेपसीड की मिलावट होने लगी और लोगों के मन में ये आतंक हुआ कि तेल में मिलावट है, केमिकल्स हैं, बुरा असर करेगा, तो सरसों को तेल को बरतने के लिए जो जलाना पड़ता है, जला के बिल्कुल वो पारदर्शी हो जाता है, तब आप उसमें जीरा या कोई चीज तड़काने को डालते हैं। अब कष्ट ये है कि उतना धैर्य किसके पास है कि वो सरसों के तेल को, आंख में भी आंसू आ रहे हैं, चरपरापन लग रहा है, मगर जला रहे हैं। तो उसको जो अंग्रेजी मुहावरे में कहते हैं, हीटेड टिल द स्मोकिंग पॉइंट, तो वो गैस भी खर्च हो रही है, लोगों को नाक आंख में लग भी रहा है। तो मुझे लगता है कि सरसों के तेल का जो अपना महात्म्य है वो बिल्कुल अलग है तली भुनी चीजों के लिए, खासकर नमकीन चीजों के लिए, शाक के लिए। और ये सिर्फ मिथिला तक सीमित नहीं है। अब मिथिला वाले चूंकि परम भोजन भट्ट थे, तो उन्होंने इसको बचा के रखा है, कम से कम अपने यहाँ। सर, भोजन की जब बात है तो खैर जो रॉ आइटम है ही। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है मसाले। और इन मसालों में भी जो है मैं देखता हूँ कि इधर जो है जीरा, काली मिर्च और हींग, इन चीज़ों का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। और ये कई बार मुझे डिफरेंशिएशन लगता है कि मसाले जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो थोड़ा-थोड़ा सा ही इस्तेमाल होता है। जबकि पंजाब की तरफ मैंने नोटिस किया कि मसालों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो नहीं, ये एक जी। नहीं, नवीन भाई, मैं फिर क्षमा चाहूंगा। पंजाब की तरफ मसालों का इस्तेमाल ज्यादा होता है कहना गलत है। पंजाबी ढाबों में होता है, पंजाबी घरों में मसाले का संयत प्रयोग ही होता है, और उसका जो कुदरती स्वाद खाने का होता है। अब आप मुझे बताइए, सरसों के साग में कौन सा मसाला पड़ता है? गरम मसाला तो पड़ता नहीं उसमें। सरसों के साग में हरी मिर्च पड़ती है, साग का दूसरी पत्तियां पड़ती हैं, थोड़ा बथुआ पड़ सकता है, और सरसों के तेल में पकता है मिर्ची के अलावा। यदि आप देखें तो सारे दक्षिण भारतीय खाने में जहां से सबसे अधिक मसाला आता है, केरल में, केरल के खाने में मसाला आपको कहाँ नजर आता है? केरल के खाने में गिनी चुनी, कभी काली मिर्च पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, वरना उस खाने में मसाला है ही नहीं। नारियल के दूध में बिल्कुल फीका स्वाद आपको आएगा। आप कश्मीर में चले जाए तो उनके मांसाहारी व्यंजनों में सौंफ, सौंठ, हींग और लाल कश्मीरी लाल मिर्च के अलावा आपको मसाला नजर नहीं आएगा। तो हर मसाले का एक, क्या मैं पक्ष कहता हूँ, दो पक्ष हैं। हर मसाले का एक तो रसात्मक पक्ष है और एक चिकित्सा वाला पक्ष है। हल्दी अगर पड़ रही है तो वो रंग भी दे रही है और कृमिनाशक भी है। और यदि आप उसमें थोड़ी मिर्च डाल रहे हैं, मैं ये नहीं मानता कि मिर्च पुर्तगालियों के संग भारत में आई, तो उसकी भी अपने कुछ चिकित्सा शास्त्रीय पक्ष है। काली मिर्च हो या पीपली हो, अब आपने जिन मसालों का जिक्र किया, मुझे एक और कहानी याद आ रही, किस्सा आत्मकथात्मक। मैं एक पहाड़ी गांव में रोटी खा रहा था,
दुर्गम गांव था, वहां डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग चल रही थी हमारी, लड़का बना रहा था। हमने ज्वार की रोटी खाई बड़े अच्छे जीरे के नमक के साथ। ऐसा स्वाद मैंने कभी पहले नमक में खाया नहीं था, और उनके पास खिलाने को कुछ नहीं था। तो एक रोटी मैंने और खाई, मांगी और कहा कि थोड़ा नमक और दे देंगे। तो जो मेजबान थे वो थोड़ा खिन्न हुए। उन्होंने कहा मैं माफी चाहता हूँ, नमक तो नहीं हो पाएगा जीरे का। तो मैंने पूछा वो तो पिस जाएगा 1 मिनट में। तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, वो ऐसा है कि आज आप लोग आ रहे थे तो हमने वो जीरा बाहर से मंगवाया था थोड़ी मात्रा में। जीरे का प्रयोग हम अपने खाने में नहीं करते हैं, क्योंकि जीरा उस पहाड़ी जिले में नहीं पैदा होता है। वो सिर्फ वही मसाले पैदा यूज इस्तेमाल करते थे जो हल्दी की गांठ कच्ची और धनिया का बीज और मिर्च। हल्दी धनिया मिर्च के बीच में उनके सारे मसाले थे। तो नवीन भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मसालों की जो उपयोगिता है वो रस के लिए है, रंग के लिए है, सुगंध के लिए है, और जो स्थानीय सुलभ है उसका आप सबसे बेहतर उपयोग कितना कर सकते हैं। और इसमें भी देखिए फिर वही स्थिति है कि जब तक आप सिलबट्टे का इस्तेमाल करते थे, जब तक परिवार में पारिवारिक खाना चूल्हे में बनता था, तब तक मसाले ताजा होते थे और आपको अंदाज रहता था कि हींग किस दाल के संग जाएगी, किसमें जीरे का तड़का लगेगा, किसमें छौंक लाल मिर्च का होगा, किसमें हरी मिर्च का होगा, किसमें आप राई डालेंगे। मगर जब ये पिसे मसाले आने लगे तो आप हल्दी का पाउडर जो पैकेट में है वो निकाल के डाल रहे हैं, धनिया का पाउडर उसमें निकाल के डाल रहे हैं, मिर्ची का पाउडर आप उसमें से मिश्रण निकाल के डाल रहे हैं। वो एमडीएच का हो, देगी हो, कैच का हो या किसी और ब्रांड का हो, तो उसको सौरभ गांगुली बेच रहे हो, अ, या कोई और बिकवा रहा हो उसे। तो मुझे लगता है कि ये कष्ट हमारे साथ हुआ है कि हम मसालों को भूल गए हैं कि मसालों की खाने में अहमियत क्या थी। और आप सौभाग्यशाली हैं यदि मिथिला में कुछ पारंपरिक मसाले आज भी बचे हैं जो बरते जाते हैं। कई ऐसा खाने का जो मसालों में कई बार वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का, जैसे खटाई के लिए काफ़ी जगह इमली होती है। तो एक हमारे यहाँ वो किस्सा मैंने सुना बचपन में कि कोई चोर जो है अरहर की दाल चुरा के ले गया और नौकर ने आके कहा कि चोर जो छे से रह गया छपड़ा दाल चुरा कर। तो मालिक बोले कि वो ले गया है, वो तो ले गया है, आमिर बचा है कि नहीं? आमिर जो है वो आम को हाँ, सुखा के बनता है। सरकार नहीं, वो नहीं रह गया। कहता है सरबा वापस दो अजे तो आमिर के बिना दर्द का तो बन रही। अब ये जो है बड़ा हमारे यहाँ वो इंटरेस्टिंग है, दाल के अंदर वो आमिर जो है वो पड़ता था। राजस्थान में थोड़ा बहुत मैंने टमाटर पड़ते देखा है, लेकिन सर इसी चीज़ को जो है जब हम कई चीज़ें जब आपकी बातचीत में निकल के आ रहा है कि मसाले हों या कोई भी व्यंजन हो, पूरी तरह से देश में कहीं न कहीं कुछ डिफरेंसेस के साथ कॉमन पॉइंट है। लेकिन दाल के मामले में मैंने ये देखा गुजरात में थोड़ा-सा मिठास पड़ जाता है। आंध्र के भी कुछ हिस्सों में हल्का-सा वो मिठास पड़ जाता है, जबकि नहीं, अगर हमारे आप यहाँ वो देखें खट्टापन। जी, गुजरात में सिर्फ मिठास नहीं है, मिठास आपको मीठे सांभर में कर्नाटक में भी मिलेगी। यदि जी। आप तुलना करें कर्नाटक के सांभर की और तमिलनाडु के सांभर की, खासकर जो चेन्नई का सांभर है उसमें खटास है। और जो आपने खटास की बात की, वो खटास भी कई तरह से है। वो उसमें सूखा आम है, उसमें सूखा अनारदाना है, उसमें नींबू हो सकता है, उसमें इमली हो सकती है, उसमें चुगर की पत्ती हो सकती है, उसमें गोंगुरा हो सकता है। तो वो खटास भी आप कौन सी इस्तेमाल करेंगे, इस पर निर्भर करेगा कि आपको कितनी खटास किस मौसम में, किस व्यंजन के लिए, किस पदार्थ के लिए चाहिए। जो खटास आप अरहर की दाल में डालेंगे, यदि आप देखें अवध में जो अरहर की दाल बनती है, और मैं लखनऊ के जारफरे बट्टे की बात नहीं कर रहा हूँ, नवाबी दाल वगैरह की। अगर आप उत्तर प्रदेश के देहाती इलाके की अरहर की दाल देखें तो उसमें दही भी डालकर खट्टा होता है, टमाटर डालकर भी खट्टा होता है, इमली नहीं होगा, मगर कच्ची अमिया की खटास भी होती है और अमचूर की खटास भी होती है। तो ये देखिए, षड्रस भोजन के जो तत्व हैं उसमें देश काल का बड़ा महत्व है। अब मैं आयुर्वेद का बड़ा भक्त हूं कि माधव निदानम नाम की जो पुस्तक है उसमें दिनचर्या और ऋतुपर्या दिया हुआ है कि किस ऋतु में, किस दिन के किस प्रहर में आप क्या खाएंगे। और आप क्या खाएंगे इस पर निर्भर करेगा कि आप किस भूगोल में स्थित हैं, आपकी उम्र क्या है, आपका लिंग क्या है, आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सामाजिक वर्ग क्या है। यदि आप, जो आपने उस सज्जन की बात की, तो जाहिर है कि वो जो चोर था उस बेचारे के जीवन में कभी षड्रस भोजन तो था ही नहीं। तो उसने वो चीज चुराई जो उसके लिए अनाज का हिस्सा थी। दाल भात खा लेंगे, मगर जो जिन सज्जन के घर उसने सेंधमारी की थी उनको खाने का तमीज था। तो उन्होंने कहा क्या कर लेगा अरहर की दाल का, खा लेने दो उसको। वो
खटास तो यहाँ छोड़ गया है ना। तो वो जानकारी का अभाव एक वर्ग भेद से भी जुड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन है कि एक समय में डालडा का प्रयोग बहुत अधिक चलन में हुआ था, लेकिन अचानक से उसका चलन कम हुआ है। इसके पीछे की वजह जानने की जिज्ञासा है। नहीं देखिए नवीन भाई, ये एकदम कम नहीं हुआ है, ये धीरे-धीरे कम हुआ है। मुझे फिर वही अपना मुक्तेश्वर याद आता है, पहाड़ी कस्बा। पिताजी डॉक्टर थे और वहाँ एक प्रयोगशाला राष्ट्रीय महत्व की थी, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ प्रयोग चल रहे थे कि डालडा को जब घी का रूप दिया गया था हिंदुस्तान लीवर कंपनी ने, तो घी का रूप देने के लिए उसमें निकल पार्टिकल्स डाले जाते थे हाइड्रोजनेशन के लिए। वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल था। वो तब देखिए आप मुहावरा इस्तेमाल करते हैं देसी घी, तो विदेशी घी तो कोई होता ही नहीं, विदेशी मक्खन हो सकता था या तेल हो सकता था। तो हिंदुस्तान लीवर कंपनी अपने पुराने डब्बे में खजूर का पेड़ बना रहता था। उसमें दो तत्व थे कि इसमें मूंगफली और नारियल के तेल का मिश्रण है, जो दोनों तेल भारतीय तेल थे। उनको घी की शक्ल देने के लिए, जमाने के लिए हाइड्रोजनेटेड निकल कार्बोनेशन हुआ था। तब आक्षेप ये था कि इसको खाने से चूहों की तीसरी पीढ़ी नपुंसक और अंधी हो जाती है। इस कारण उस वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पर इस पर प्रयोग चल रहे थे। तो पहली आपत्ति तो लोगों को ये थी कि ये चीज कृत्रिम है, ये रासायनिक है, ये प्रयोगशाला में बनी है। बाद के वर्षों में जब नारियल का तेल भी महंगा हो गया और मूंगफली का तेल भी बहुत महंगा हो गया, तो इसमें पामोलिन मिलाया जाने लगा। पामोलिन जिसका आयात हम सबसे बड़े दुनिया के आयातक हैं इंडोनेशिया से या मलेशिया से। मगर उसमें दुर्भाग्य ये है कि पामोलिन का जो प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, वो बिना जमाए भी खराब पड़ता है। और ये जिस तापमान पर घी हमारे बदन में मेटाबोलाइज होता है, पच जाता है, वो 98.6 डिग्रीज है, जो हमारे शरीर के स्वाभाविक तापमान के अनुकूल है। अर्थात हमारे शरीर में घी खाने के बाद कृत्रिम ज्वर पैदा नहीं होता। मगर जब हम वनस्पति खाते हैं, जिसको लोग मतलब देसी घी से अलग वनस्पति घी कहने लगते हैं, वो उन तेलों का मिश्रण है जिसमें कई तरह के नुकसान होते हैं। जो उसका मेटाबोलाइजेशन 101-2 डिग्री के आसपास मुझे याद पड़ता है होता है। तो जब तक वो आपके शरीर में है, न केवल वो आपकी धमनियों में अवरुद्ध कर रहा है, वो आपके बदन में कृत्रिम ज्वर भी पैदा कर रहा है, जिसका दीर्घकालिक नुकसान आपको होगा ही होगा। तो ये पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, फोर्टिफाइड तेल वाली जो परंपरा है, ये इसको लेकर था। मगर सबसे बड़ा दुख का कारण डालडा नहीं था। डालडा तो एक ब्रांड था, जैसे कोलगेट एक ब्रांड हो गया, पॉल्सन एक ब्रांड हो गया, अमूल एक ब्रांड हो गया, कैडबरी एक ब्रांड हो गया। पॉल्सन लगा रहे हो या अमूल लगा रहे हो या मतलब कोलगेट स्माइल दिखा रहे हो, कुछ तो मीठा हो जाए। मगर अब यदि आप इसकी बात करें तो बहुत सारी वनस्पतियां आई। कलकत्ता की कुसुम वनस्पति थी, रस वनस्पति थी, तीर छाप वनस्पति थी। इतनी वनस्पतियां बाजार में आ गई कि उनकी गुणवत्ता डालडा की जैसी जो बड़ी कंपनी की थी, मैं डालडा का प्रचारक नहीं हूं, उस लायक भी नहीं थी। उसके बाद ये हुआ कि एक जैन सज्जन थे, जिनके ऊपर ये आरोप लगा था, जैन डायरीज वाला कांड आपको याद होगा, जो आयात पामोलिन का करते थे और उसमें जानवरों की चर्बी मिलाते थे जैन। मगर दुर्भाग्य से हर जगह इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो लोगों के मन में ये शक पैदा हो गया कि वनस्पति स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद नहीं है और इसमें मिलावट की गुंजाइश है। ऊपर कच्चा केला मिला दीजिए, जिमीकंद उबाल के मिला दीजिए, इसमें तेल भी नहीं है और जो तेल है वो पता नहीं कौन से तेल है। तो ये सारी चीजें वनस्पति की लोकप्रियता को घटाने लगी। मगर वनस्पति की लोकप्रियता इस कारण बढ़ी रही कि उसकी किफायती कीमत थी और जो पेशेवर खाना खिलाने वाले, पकवान बनाने वाले, मांस पकाने वाले, उसमें स्वाद का पुट लोगों को लगता था कि जो खुले हाथ से डालिए वो है। आपने एक और सवाल पूछा था जो उस वक़्त छूट गया था कि शुरू में घी और अंत में दही। तो उसमें मेरा मार्गदर्शन डॉक्टर टीएसआर मुरली एक हैं, बड़े योग्य खाद्य वैज्ञानिक हैं, पेप्सी में काम करते थे, ग्लोबल हेड थे, रिसर्च के वाइस प्रेज़िडेंट। उन्होंने मुझसे कहा था कि पुष्पेश भाई होता ये है कि कुछ स्वाद जो जीभ पे लगता है, वो उन पदार्थों के कारण लगता है जो पानी में घुलते हैं। कुछ उनके कारण लगता है जो घी में या तेल में घुलते हैं। तो शुरू में अगर आप घी से शुरुआत करेंगे, तो आपकी ज़ुबान में वो स्वाद आने शुरू होंगे जो घी में घुलनशील तत्वों के कारण, वोलेटाइल ऑयल्स के कारण आ रहे हैं। और दही जब आप अंत में खाएँगे, तो उसमें लैक्टिक एसिड होगा, जो पाचन क्रिया में मददगार होगा। ये पक्ष और वो न्यूट्रल होगा और अगर दही खट्टा खराब नहीं है, तो
मलाईदार दही है, तो वो आपको निश्चित रूप से पाचक की भूमिका निभाएगा। थैंक यू सर। अब मेरे पास सवाल इतने हैं कि हम कम से कम 4 घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन सर को 11 बजे कहीं जाना है। मैं सर से एक आखिरी सवाल पूछूँगा। इन द मीन टाइम अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट में डालें, सिर्फ एक क्वेश्चन हम और लेंगे। नहीं, सर मेरा फाइनल क्वेश्चन नवीन भाई, मैं एक सुझाव और दूंगा कि लोगों जी, को यदि कुतूहल है तो वो निश्चित रूप से मेरे ईमेल पे pushpeshpant@gmail.com पे सवाल पूछे और मैं निश्चित रूप से यथाशक्ति उनके समाधान की कोशिश करूंगा। एक श्रोता ने कमेंट किया था कि इनका जब मैं कार्यक्रम देखता हूं तो लगता है मुगलों के पहले इनके लिए भारत में खाना था ही नहीं। मैं बड़ी विनम्रता से क्षमा याचना के साथ कहना चाहूंगा कि न तो शायद उन्होंने पूरी किस्तें देखी हैं उसकी राजसूई और अन्य कहानियों की, और उनके दिमाग में मेरे ख्याल में मुगल पर्याय हैं मुसलमानों के, कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान का नाता तब से है जब से मुगल 400-500 साल पहले अपने माता पिता की आंखों में चमकते भी नहीं थे, और या अब अरबों के साथ भारत का नाता तब से है जब से इस्लाम इस धरती पर प्रकट भी नहीं हुआ था। मैंने अनेक किश्तों में जो कश्मीर वाली हैं, दक्षिण भारत की मंदिरों का खाना है, जैन खाना है, इन सब में उल्लेख किया है उस खाने का जो हमारी प्राग ऐतिहासिक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खाने से आज तक की विरासत है। मगर यदि आप अपना हट मानने को तैयार ही नहीं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मांसाहार होता ही नहीं था, वैदिक काल में गोवध होता ही नहीं था, आप महाभारत के शांति पर्व में भूल जाएंगे कि विश्वामित्र ने कैसे आपात धर्म निभाते हुए चांडाल के घर में मरा हुआ कुत्ता चोर के खाया था, तो इन सारी बातों की लंबी बहस जो है वो टेढ़ी तिरछी है। यदि आप पूर्वाग्रहग्रस्त हैं तो आप मुझसे ये आशा नहीं कर सकते हैं कि मैं मान जाऊंगा कि मैं मेरे लिए मुगल मुसलमानों के पर्याय हैं। मुझे लगता है अधिकांश खाना जो आया वो मुगलों के बाद का है और मुगलों से पहले का है, और एक से अधिक जगह में इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर चुका हूं कि मुगलों के खाने का मिथक है। मुगलों का खाना घटिया खाना था, खाना बदोश लोगों का खाना था। इस पर न केवल मैंने बल्कि सलमा हुसैन ने बहुत काम किया हुआ है, और बल्कि मेरे तो 3 मुझे लगता है अभिशाप भारतीय खाने के हैं, मुगलों का मिथक, तंदूर का आतंक, त्रास, और करी का अभिशाप जो अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों का स्वार्थ इसमें सत्ता था, वो अपने को मुगलों का वारिस मानते थे, तो उन्होंने मुगल खाने को महिमा मंडित किया। मगर कृपा कर मुझे मुगल खाने का महिमा मंडन करने का अपराधी करार न करें। थैंक यू सर। आखिरी चीज, बस छोटी सी चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, आपका पसंदीदा मेथड डिश कौन सा है? ये आपने बड़ा टेढ़ा सवाल पूछा। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे दही चूड़ा भी बहुत अच्छा लगता है, और वो उसमें जो मेरा ज्ञानवर्धन किया एक मैथिल मित्र ने, उन्होंने ये कहा, आपने दही चूड़ा खाया था कि चूड़ा दही खाया था? चूड़ा किस चावल का था? तो जब वहाँ आप महीन सूत काटने लगते हैं कि दही भैंस का है कि गाय के दूध का है, दही कल का जमा है, ताजे मक्खन से जमा है, या आपने औटाकर फिर पकाकर उसका घी बनाया है। घी तो पक्का ही बनेगा, मगर मक्खन कैसे बना था उसका पहले, और उसकी परत मलाई की कितनी थी, और वो जो एक संतुलन होता है, वो मुझे लगता है चूड़ा मटर और चूड़ा दही का संतुलन करना बहुत ही कलाकारी का काम है। कि दोनों तत्व बिल्कुल बुनियादी बेसिक है। चावल अनाज है, टूटा हुआ चूड़ा है, और दही है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। पर उसका दोनों का अनुपात क्या होगा और उन दोनों की अलग-अलग गुणवत्ता क्या होगी? तो वो इन्होंने कहा कि आपने काला जीरा का खाया था या बासमती का खाया था? जो मटर थी वो महाराजगंज की थी कि फुर्सतगंज की थी? तो वो मुझे लगता है जो बिल्कुल संसार की सबसे साधारण चीजें होती हैं, वही सबसे असाधारण होती हैं। तो वो खाकर आपको लगता है कि ये चीज तो मैंने कभी सोची नहीं थी कि चूड़ा कूटा कैसा है। सर लास्ट में ऑडियंस क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये आखिरी क्वेश्चन होगा। ऑडियंस की तरफ से है वीता सिंह जी का कि हाउ शुड यू कंज्यूम ऑयल्स एंड फैट्स, आई मीन मिक्स ऑफ ऑयल्स इन डाइट? देखिए, ये मुझे लगता है कि हमारे भारतीय भोजन की खान-पान की विशेषता ये है कि वो जैसे दर्जी आपकी नाप लेके कपड़े सिलता है, जिसे अंग्रेजी में bespoke टेलरिंग कहते हैं, वो उसके अनुसार है। हम कैसे खाएँ दूसरे के बराबर नहीं बतला सकते हैं। ये एलोपैथी का डॉक्टर टेस्ट डायग्नोज़ करके कहता है ये खाओ, ये ना खाओ, ये तेल इस तरह खाओ, घी इस तरह खाओ। मैं कैसे आपको सलाह दूँ, मुझे पता नहीं कि आपकी उम्र क्या है, आप कहाँ रहती हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपको क्या रुचता है। मेरे डॉक्टर ने मुझे जब मधुमेह की शिकायत हुई तो कहा कि देखिए डॉक्टर पंत, आप चिंता ना करें, डेप्रिवेशन के श्राप से मरना डायबिटीज से मरने से बदतर है। जब आप जाएं तो आपके मन में संतोष हो कि हमने खाया, थोड़ा ही खाया,
मगर ठीक-ठाक जो अपने मनपसंद था खाया, 100 रसगुल्ले नहीं खाए, मगर जब खाने का मन था 2 रसगुल्ले तो खा ही लिए थे। हाँ, सर। तो सुश्री सिंह से मैं यही कहूँगा कि उनको विधिवत कैसे तेल घी खाएँ, इसकी सलाह मैं विस्तार से ईमेल पर दे सकता हूँ, संक्षेप में देना कठिन है। तो आपके अगर और भी सवाल हों, पुष्पेश सर का ईमेल आईडी है pushpeshpant@gmail.com, आप उन पे उनको सवाल भेज सकते हैं और जब सर को समय होगा वो आपको जवाब देंगे। नहीं, समय हो जाएगा, कभी खाने-पीने से बढ़कर संसार जी। में कुछ नहीं है, समय हमेशा ही होगा। तो भोजन की बात पे एक मित्र कह रहे हैं कि सर को हम लोग कभी राम रुच और डलना खिलाने के लिए बुलाते हैं, तो सर जब भी मौका मैं वापस नोएडा आऊँगा तो एक दिन आपको इनवाइट करके हम डालना जो है हमारे यहाँ का बनाकर आपको खिलाएँगे। अभी आप कहाँ विराजमान हैं? अभी सर नोएडा वैसे नहीं मेरा है। बेस नोएडा है, लेकिन मेरे पापा जयपुर रहे हैं, तो जयपुर ही बीच त्योहारों कोई में नहीं इधर आ है जाते मतलब, हैं। जी। जब आप कहें, मतलब जी सर। और तो दोस्तों बहुत धन्यवाद। बहुत सारे पीछे कमेंट आए हैं कि क्या आम की बात हो, तीसी सजमन की बात हो। देखिए अदौरी, चरौरी, कुम्हरौरी, चूरा भुज्जा, इतनी कितनी चीज़ें हैं जो मैं सर से बात करना चाहता था, लेकिन समय की कमी है। कभी फिर मौका मिलेगा, हम फिर बात करेंगे। आज जो बात की इसके अलावा जो चीज़ें छूट गई हैं और वो होता है हमारे धर्म ग्रंथों में मोक्ष की बात कही गई है। रविवार के दिन मुझे लगता है कि दाल-भात, आलू सन्ना और अदौरी, चरौरी मिल जाए तो मैं वो खाने के बाद मुझे लगता है मोक्ष प्राप्त हो गया है, इससे बढ़िया बिल्कुल। कुछ नहीं है। कुछ लोगों को तीसी सजमन के साथ लगता है, तो आप जो आपको पसंद आए संडे का दिन है खाइए और सर के साथ फिर एक बार मौका लगेगा, हम फिर बात करेंगे इस विषय पे। सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं और कमेंट्स में भी जो आ रहा है हर कोई सुन के एकदम वो बड़ा खुश है, बहुत सारी नई चीज़ें हैं और जिस तरह से आप बात करते हैं भोजन के बारे में, ऐसा लगता है एक दिन आपके साथ बैठ के ना वो 10-12 घंटे बैठ के बस सुना ही जाए नहीं, भोजन के खाया बारे में और जाए, जितनी बातें पहले हो तो सकती खाया हैं। जाए, सुना जी सर। सुनना कहना कहीं सुनी माफ, पहले खाना खाया जाए, खाया खाना खाएँ। पचाया जाए। थैंक यू वेरी मच सर इस प्रोग्राम में धन्यवाद। आने के लिए और सभी लोगों का धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच।